सुरेश कुमार जी, अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया जी, इस क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानित श्री पुष्पिंदर वर्मा जी, डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी, सभी सम्मानित हमारे चंद्रशेखर जी, हमारे धीरज देसाई जी, प्रकाश चंद प्रधान जीपी बल, देशराज उप प्रधान जीपी बल, बबलू जी, अशोक कुमार जी, किशोरी लाल जी, सुनील वर्मा जी, प्रदीप ठाकुर जी, मोहनलाल कानगू जी, पुरुषोत्तम कालिया जी, राजेश चौधरी जी, सभी सम्मानित बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, इस पंचायत के प्यारे छोटे बच्चों, आज मैं आपके बीच में कुछ बातें करने के लिए आया। 18 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने आम लोगों से संबंधित फैसले किए, लेकिन मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है उस दिन से हम आम जनता के हित में फैसले करना शुरू किया है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं बना उसमें प्रदेश का खजाना खाली था। प्रदेश में एक महीने का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने अधिकारियों से पूछा कि सरकारें कैसे चलती है। मैं 20 साल एमएलए रहा, मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन जब मैं सरकार की हालत देखता था तो कहते थे कि कर्जा लेकर ही सरकार चलती है, ज्यादा डेवलपमेंट के काम नहीं होते। मैंने कहा डेवलपमेंट कहते चुनावों से पहले होती है। चुनाव आएंगे विधानसभा के 1 साल पहले, तब आप घोषणाएं करना। उन घोषणाओं को हम अगले 5 साल अगर सरकार बनती है तो उनको हम पूरा करेंगे। तो मैंने पिछली सरकार का इतिहास भी देखा। सही मायने में उन्होंने 1 साल पहले 600 संस्थान खोल दिए जयराम ठाकुर जी की सरकार ने। नोटिफिकेशनें हो गई, स्कूल अपग्रेड हो गए, पीएससी खुल गई, लेकिन उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई। जयराम ठाकुर जी की कार्य प्रणाली 1 साल पहले की बता रहा हूं। 1 साल बाद चुनाव होने थे 2022 में। 2021 से पहले घोषणाएं होती रही, नोटिफिकेशनें होती रही। मैंने कहा इन संस्थानों को चलाने के लिए पैसा कहां से था। उन्होंने कहा ये पैसा अगले 5 साल आप लगाएंगे और जब आपका चुनाव 2026 में आएगा तो आप घोषणा करेंगे। अगर आपकी सरकार बन गई तो आप उसको अमली जामा पहनाएंगे, नहीं तो जिसकी सरकार बनेगी वो लोग उसको अमली जामा पहनाएंगे। इस परिस्थिति में जब मुझे अधिकारी ये चर्चा में अपना उत्तर दे रहे थे तो मेरे मन में एक सोच उभरी कि हम अपनी जनता को सिर्फ वादों में ही आगे रखकर सपने दिखाते हैं। मैंने कहा कि इस व्यवस्था को बदलना होगा। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस व्यवस्था को बदला। 18 महीने पुरानी हमारी सरकार है। हम कोई चुनावों से संबंधित घोषणा नहीं करना चाहते।
कि जयराम ठाकुर जी ने 2021 से लेकर जो चुनावी 600 संस्थान खोले, उनको वो कहते हैं कि जो दूसरी सरकार आएगी वो 5 साल पूरे करे, अगले 5 साल दूसरी सरकार पूरा की। मैंने उस व्यवस्था को बदला। मैंने कहा पहले हम प्रदेश के खजाने को दुरुस्त करेंगे। पता लगाया साल में हजारों रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से लुटा दिया जाता था। मैंने कड़े फैसले किए, नियम बनाए और अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पिछले वर्ष इतनी अत्यधिक बारिश होगी कि हर जगह तबाही का ऐसा मंजर होगा। हमने अपने जीवन काल में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। एक तरफ आर्थिक चुनौती से हम निपट रहे थे, दूसरी तरफ भगवान ने इतनी अधिक बारिश बरसाई कि पूरी जगह सड़कें टूट गई, पीने के पानी की योजनाएं बह गई, बिजली के खंभे उखड़ गए। पूरा प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई थी। हम उसको आपदा के लिए युद्ध की तरह लड़ रहे थे। आपदा प्रभावित परिवारों से मैं मिलने के लिए उनके घर तक गया। हर जगह तबाही का मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी तबाही पिछले कोई 60 सालों में नहीं हुई थी जितनी तबाही पिछली आपदा में हुई। हमने उस आपदा को चुनौती माना। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य, पूरे विधायक उस आपदा की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो भाई का ऐसा मंजर था कि वो देखने पर ऐसा लगता था कि कई साल इसको हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण में लग जाएंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी से भी अनुरोध किया, इस आपदा में आप हमारा साथ दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, गृह मंत्री से मिलने के लिए हमारे साथ चलिए। उन्होंने विधानसभा में चर्चा करवाई, लेकिन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ उस चर्चा में के प्रस्ताव को पास करने के लिए हमारे साथ खड़े नहीं हुए। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। कई परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने अपने घर में रात का खाना खाया और कुछ ही पलों में उनका आशियाना उनकी आंखों के सामने पानी बहाकर ले गए। वो रोते रहे, पीने के पानी का गिलास नहीं बचा। हमने उस आपदा का भी डट कर मुकाबला किया। वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी हमारे इस कार्य की प्रशंसा की। केंद्र से कोई हेल्प नहीं मिली। फिर हमने आपदा राहत कोष में 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिसके कारण आज टेम्परेरी तौर पर पूरे हिमाचल प्रदेश में जनजीवन सामान्य हुआ है। 22,000 परिवार सड़क में आ गए। नवंबर का महीना शुरू होने लगा था, टेंटों में लोग रह रहे थे। हमने कहा जो लोग टेंटों में रह रहे हैं उनके गांव में अगर वो किराए का मकान रहते हैं सरकार 5,000 रुपया देगी। शहर में अगर वो मकान लेते हैं सरकार 10,000 रुपया महीना किराए का लेगी। और 31 मार्च 2024 तक खाना पीना, गैस का सिलेंडर सब मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया। अब जिसका घर जाता है, पाई पाई जोड़कर एक पक्का घर हिमाचल प्रदेश में एक आम परिवार बनाता है। मैं आप जैसे परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं दर्द भी जानता हूं। अधिकारी कहते थे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप कोई पैसा नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा ये गलत है, 1.5 लाख में घर नहीं बनता। लेकिन वो ये कहते रहे। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए
कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और आर्थिक सहायता 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी। जिन बच्चों को कोई नहीं, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री सुखाशय योजना शुरू की कि इनकी पढ़ाई का खर्चा, इनकी लिखाई का खर्चा, इनकी पॉकेट मनी का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। अभी एक बेटी मिली, ये जानती है कि 4,000 रुपये महीने, हर महीने इनके पॉकेट मनी मिलेगी। डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, सारा खर्चा सरकार देगी। इन्होंने कोई मांग नहीं की थी। जो बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं, उन बच्चों के मन में क्या पीड़ा होती है वो ही जानते हैं। विधवाओं के बच्चों को इस दूसरे बजट में, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस भी कोर्स को कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार पढ़ाई का और हॉस्टल का पूरा खर्चा वहन करेगी। ये सब यो मनरेगा की दिहाड़ी हम 240 से 300 रुपए हमने की है। 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, अगर उनको बीमारी हो जाती थी, कहीं दर्द होता था, वो पेन किलर खा लेते थे, दर्द दूर हो जाता था, बीमारी दूर नहीं होती थी। हमारी सरकार ने दूसरे साल के बजट में जो अभी जिसको अभी हमने अमली जामा पहनाना है, 25 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना हम 70 साल से ऊपर के किसानों के लिए लेकर आए। हमने कहा हम चुनावों के दृष्टिगत काम नहीं करते। 18 साल से ऊपर की जो बेटी अपनी उम्र पार करेगी, उसके अंतिम सांस तक हमारी सरकार उसको पेंशन देगी। और 1000 लोगों को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1500 अप्रैल के 1500 मई के 3000 रुपए उनके खाते में डलने शुरू हो चुके हैं। ये सब पैसा आपका है। लेकिन दुख कब होता है जब आपके क्षेत्र के 3 विधायक अपने जिला के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचते। 2 के तो उपचुनाव हो गए, एक तो सुजानपुर वाले तो अभी घर बैठ गए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमीरपुर जिला के, जिस जिला का मैं मुख्यमंत्री हूं, उसके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचते। और उसमें जो ये आजाद विधायक है, ये सम्मिलित होते हैं। और ये ऐसा पहले नहीं, पहले भी करते आए हैं। सुजानपुर में अगर धूमल साहब को मुख्यमंत्री का घोषित किया गया, वहां भी इस राजनीतिक षड्यंत्र के साथ धूमल साहब वो चुनाव नहीं जीत सके। ये वही लोग हैं जो पैसे के दम पर वोट खरीद कर अपने सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और ये विधायक जो है, जिसके लिए हमीरपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, ये उपचुनाव हो ही क्यों रहा है? पूछा तो ये जाना चाहिए था कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। कहते हैं कि मैं उनके काम नहीं करता था। इतने बड़े त्यागी पुरुष तो है नहीं है। अगर मैं उनके काम नहीं करता था तो आप कांग्रेस छोड़कर आजाद प्रत्याशी से बीजेपी के साथ बैठ जाते, बीजेपी के साथ बैठ जाते। अगर आप तो आजाद है, आपको तो किसी के पार्टी का कोई विप नहीं लगता, कोई नियम नहीं लगता, कोई कानून नहीं लगता। जो आपका काम करेगा उसके साथ चलेंगे। नहीं तो आप ना कांग्रेस के साथ चलो, ना बीजेपी के साथ चलो, आजादी चलो। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता था। ये इतिहास के 3 ऐसे उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का भी उपचुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव नहीं होना चाहिए था। मैंने काम नहीं किया, बीजेपी के साथ आप बैठ जाते। लेकिन ये चुनाव क्यों हो रहा है, ये आपने सोचा? ये चुनाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? और अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा के गेट के बाहर धरने पर बैठे। कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। इस देश में ये पहली बार ऐसी घटना होगी जहां आजाद विधायक कह रहे हैं हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हमीरपुर के विकास के लिए धरने में बैठते तो बात समझ आती। अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने पर बैठे तो बात समझ नहीं आई।
अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट वालों से अनुरोध किया कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हाई कोर्ट ने बोला जो अध्यक्ष महोदय ने आपसे पूछा है विधानसभा के, उसका उत्तर दीजिए। और देखिए, हमीरपुर की समस्याओं के लिए कोई रीट हाई कोर्ट में की होती तो बात होती, तो भी नहीं गए, अपना इस्तीफा आते हैं। क्या कारण होगा कि वो ऐसा कर रहे थे? ये कारण हो सकता था कि ये मन भर गया है। एक साल में इस क्षेत्र के विधायक ने, जब अपने लिए ठेकों का इंतजाम कर सकते हैं, तो ये कैसे आप दोष दे सकते हैं कि मैं उनके काम नहीं करता था? पहली रैली मैंने हमीरपुर में की। हमीरपुर के बस अड्डे का शिलान्यास 15 साल पहले हुआ था। जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, एक पैसा उस बस अड्डे पर नहीं लगा। और ये जिले का भाग्य ही होगा कि 75 साल में दूसरी बार हमीरपुर से मुख्यमंत्री बना और निचले हिमाचल से पहला कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर हमीरपुर जिले को प्रतिनिधित्व मिला। ये भाग्य की बात होती कि एक जिला से दोनों पार्टी की विचारधारा के मुख्यमंत्री बने। चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का ऑफिस मैं लेकर आया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस मैं लेकर आया, राज्य की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिस मैं लेकर आया, सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा ऑफिस हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं लेकर आया। फिर काम क्या चाहिए था? आपका कैंसर का इंस्टीट्यूशन राज्य स्तरीय हम जोलसप्पड़ में बनाने जा रहे हैं। सब काम किए, लेकिन इनके ठेके दिलाने में मैंने कोई सहयोग नहीं दिया। ठेके लेते रहे, वो काम फटाफट होते रहे, खनन करते रहे, आपकी संपदा को लूटते रहे। फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? और हमारी अब तो सरकार 3.5 साल की है। हमारी सरकार 3.5 साल और चलेगी। जब हमारी सरकार 3.5 साल की है और हमको 34 से एक विधायक 35 करने के लिए चाहिए था, 6 उपचुनावों में हमें 4 सीटें मिली और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार 38 की होगी। अगर आप गलती से जीत भी गए तो भी तो आपके काम नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आजाद होकर भी आप अपना काम नहीं करवा सके तो बीजेपी में जाकर जब आप विपक्ष में बैठोगे तो कौन आपके काम करेगा? इसका मतलब वो हमीरपुर की जनता को ये सोचते हैं कि मैं अहंकार और घमंड में जो कुछ करूंगा हमीरपुर की जनता मेरे साथ खड़ी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाया है। आजाद को कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। हमने पूछा, हमें जानकारी मिली, इनके पास एक सौदा हुआ। उस सौदे के तहत जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, दूसरी किस्त इनको जारी नहीं होनी थी। ये दूसरी किस्त इनको जारी तब हुई जब इनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। और देखिए, फिर देखिए, 3.5 साल के लिए दोबारा आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्यों वोट मांगने आ रहे हैं 3.5 साल के लिए? आपने तो 5 साल के लिए चुनकर भेजा था। आपसे पूछा था इस्तीफा देने के लिए। अगर कोई बुजुर्ग से भी ये जो राजनीति में नहीं होता, कोई सलाह कर लेते, किसी जिसका राजनीति का विषय भी नहीं होता, किसी बुजुर्ग को पूछते कि मैं आजाद हूं, मुझे इस्तीफा देना चाहिए था, तो उन्होंने कहना था नहीं, आपको कोई इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आप तो आजाद है, अगर कांग्रेस काम नहीं करती बीजेपी के साथ बैठ जाओ। ये चीज इनको समझ ही नहीं आई। कहते हैं ना, अहंकार में और लालच में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मती मारी जाती। 14 महीने के लिए सर मती मारेगी दीना दी अणबोला दे सांझो फिर वोट दिया। भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ताओं ने जिस कमल को खून पसीने से इस हिमाचल प्रदेश में 1998 में जब इनकी पहली बार सरकार बनी, उसको निखारा, आज उस कमल को ईमानदार भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक व्यापारी खरीद कर लेकर चला गया।
दोबारा आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 3.5 साल के लिए मुझे दोबारा वोट दीजिए। जब अहंकार ज्यादा हो जाता है, जब लालच ज्यादा हो जाता है, तब इस प्रकार की बात होती है। और इनको अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो भविष्य की राजनीति और गंदी हो जाएगी। इस राजनीतिक बुराई का अभी अंत करना है। तो क्या तुसा सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। हमने एक ईमानदार प्रत्याशी आपके सामने दिया है, पुष्पिंदर वर्मा जी। डॉक्टर थे, नौकरी छोड़ी, आपके पास सेवा के लिए आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं 3.5 साल के लिए इन्हें मौका दीजिए। निश्चित रूप से हमीरपुर का मुख्यमंत्री होने के बाद मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मेरे साथ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो देंगे मौका कि नहीं देंगे? पक्का देंगे? ये नहीं दिए बीचे वाले माता जी नहीं बोला। हाँ ठीक है।